हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप लोगों को याद होगा जो पिछला वीडियो था हमारा, उस पिछले वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं, पीडीएफ नोट्स वाला पीडीएफ नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व किस तरह से हम उसकी हेल्प से निकालते हैं, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है, डिटेल में डिस्कस करी है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। तो जिन बच्चों को नहीं देखा, वो बच्चे ऊपर आई बटन में जाके लिंक है, उस पर क्लिक कर लें, क्लिक करके उसको देख लें और देखने के बाद फिर इस वीडियो पर आए, क्योंकि यहां पर हम करने वाले एक्सरसाइज 9.6 प्रोबेबिलिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th। अब जिसमें हमें क्वेश्चन जो निकालने हैं उसके लिए हमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज करना है, ठीक है। उसकी टेबल का यूज करना है। टेबल भी हम कैसे यूज करते हैं वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 7-8 पार्ट दिए हुए हैं। तो कुछ पार्ट मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, कुछ पार्ट आप खुद ट्राई कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप समझ लेंगे तो बड़े आराम से सारे पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी जेड लेस देन 1.9। अब इसको जब हम एफ में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो इसको हम लिखेंगे f1.9, ठीक है। एफ की टर्म्स में जब हम लिखते हैं, यहाँ पर एक्चुअली ये x नहीं है, z आ जाएगा, एफ की टर्म्स में हम लिख रहे हैं 1.9। अब जो टेबल हमारे पास होती है, उस टेबल में जो वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है, टेबल आपको दे रखी है पेज नंबर 749 पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में लाइन है उसके नीचे z लिखा हुआ है, मतलब इस z की वैल्यू से लेफ्ट में जो भी वैल्यू है मतलब लेस देन वैल्यू, जैसे यहाँ पर है कि z लेस देन 1.9, ठीक है। z की वैल्यू 1.9 से कम होनी चाहिए, उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की आपको सारी वैल्यूज यहाँ टेबल के थ्रू दे रखी है। आपको टेबल के चांसेस कम में मिलेगी, आपको सीधी सीधी वैल्यू मिलेगी एग्जाम में, पर फिर भी टेबल देखना भी आपको आना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे वैल्यू 1.9। तो 1.9 में हम क्या करेंगे, जो यहाँ लेफ्ट वाला कॉलम आपको दे रखा है इसमें 1.9 पे जाएंगे। अब उसके आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब 0 कंसिडर करते हैं। ऊपर वाली में देखेंगे भाई 0 कहाँ पर है, तो 1.9 के सामने 0 वाली टेबल पे जाएंगे तो वैल्यू है 0.9713। तो वैल्यू है 0.9713। आई होप सबके पास बुक होगी जिसमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दे रखा होगा यहाँ पर, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। अभी वीडियो में शायद इतना क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो अपनी बुक में से आप ये देख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो वैल्यू है ना, सारी लेफ्ट की वैल्यू आपको मिल रखी है, यानी जो भी वैल्यू दे रखी है ना उसके लेस देन का एरिया इस टेबल के थ्रू आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे वैल्यू पूछ ली ग्रेटर देन 2.7 की, यानी लेफ्ट की वैल्यू ना पूछ के ये राइट की वैल्यू पूछ रहा है, तो राइट की वैल्यू बताने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट में इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पूरा ये कर्व होता है ना, इस कर्व की जो टोटल वैल्यू होती है, जो इसका एरिया होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो उस 1 में से हम माइनस करेंगे जो राइट वाला पोर्शन है, सॉरी राइट वाला तो हमें निकालना है, तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसको माइनस करेंगे। अब जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ दिस, तो हम यहां लिख देंगे एफ ऑफ 2.7। तो हमने क्या करा, जो टोटल में से जो 2.7 के जो लेफ्ट वाला एरिया था वो कर दिया माइनस। अब माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब बस 2.7 की वैल्यू टेबल से देख लो कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 2.7 की। अब 2.7 में भी कुछ नहीं दे रखा आगे थर्ड डिजिट, तो इसका मतलब 0 लेना है। तो इसमें वैल्यू है 0.9965, 0.9965। 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो ये आ गया आंसर 0.0035, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कहता है कि z लेस देन -0.84, ठीक है। लेस देन तो दे रखा है, ठीक है, लेस देन दे रखा है -0.84। इसका मतलब है कि हम इसको लिख लेते हैं f ऑफ -0.84, क्योंकि यहां पर लेस देन का साइन है, तो इन टर्म ऑफ f ऐसे लिखेंगे। लेकिन जो टेबल में आपको वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू दे रखी है। अगर डायरेक्टली आपको नेगेटिव वाली वैल्यू दे दी, सीधा पुट कर दो, आंसर आपका आ गया। लेकिन अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू दे दो तो क्या करेंगे, इसको भी आप लिख सकते हो 1 माइनस एफ ऑफ 0.84, ठीक है। क्योंकि माइनस वाली जो वैल्यू है उसके लेफ्ट का एरिया आपको निकालना है, तो उसका जो लेफ्ट का एरिया, जैसे ये हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, आपको मान लो ये वाली वैल्यू दे दी इसने माइनस में। अब ये कह रहा है कि इसके लेफ्ट का एरिया निकालो आप, लेकिन वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है। तो ये हमें पता है कि जो सिमेट्रिक कर्व होता है तो जो ये एरिया निकलेगा वही ये वाला एरिया निकलेगा।
तो हम क्या करेंगे, इसके राइट वाला एरिया ही निकालेंगे और राइट वाले एरिया को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एफ ऑफ 2.7। तो कभी भी माइनस में अगर वैल्यू आती है लेस देन में तो सीधा आप लिखो 1 माइनस एफ 0.84। 0.84 की वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी कितनी, 0.7995। 0.7995 माइनस करो, ये आपका आंसर आ गया 0.2005। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 1.45 तक। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये कह रहा है कि भाई 0 से, मान लो 0 आपका हो जाता है इधर, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए तो 0 हमारी वैल्यू इधर है। तो ये कह रहा है कि 0 से 1.5 तक का जो एरिया है ये आपको फाइंड करना है, यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका एरिया निकालेंगे 1.45 का, और उसमें से ये जो लेफ्ट वाला एरिया है ये माइनस कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम 1.45 यानी f 1.45 लिखेंगे तो उससे क्या आएगा, हमारे पास ये वाला सारा एरिया आएगा। अब उसमें से जो P0 का एरिया है वो हम माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या करना है, f ऑफ 1.45 जो बड़ी वाली वैल्यू है f ऑफ 1.45 उसमें से माइनस कर देना आपकी जो छोटे वाली वैल्यू है उसको। अब f 1.45 की वैल्यू है टेबल में 0.9265 और f0 जो सेंटर में होता है, सेंटर में जो पॉइंट आता है उस पर वैल्यू होती है 0.5। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.4265। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, जब 5th पार्ट है, 6th पार्ट है, 7th पार्ट है, 8th पार्ट है, सारे एक से करने में 8th पार्ट और करा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह के। तो 8th पार्ट में भी आपको ऐसी लिमिट दे रखी है, लिमिट में क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो f ऑफ माइनस 1.38 में से माइनस करना है माइनस 3.01 को। अब जो माइनस वाली वैल्यूज है उनको आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस दिस, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एफ ऑफ 1.38, इसको लिखोगे 1 माइनस एफ ऑफ 3.01। अब यहां से आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, इस 1 से ये 1 हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस में टर्म आई, ब्रैकेट खोलने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो माइनस एफ ऑफ 1.38 की जो वैल्यू है वो आपको टेबल में मिलेगी कितनी, 0.9162, माइनस 0.9162, और f 3.01 की जो वैल्यू है वो है 0.9987। दोनों को कर दो माइनस, माइनस किया तो क्या रह गया, माइनस तो कर ही लोगे अपने आप मेरे ख्याल, ठीक है चलो कर देता हूँ कोई नहीं। 7 माइनस 2, ये कहोगे सारे क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो सर, गलत बात है। 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 9 0, तो आंसर आया 0.0825। अब मेरे ख्याल किसी भी पार्ट को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, माइनस वाला भी मैंने बता दिया आपको, ग्रेटर वाला भी बता दिया, लेस वाला तो डायरेक्टली हो ही जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, ये कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। क्या स्टेप एक्स्ट्रा है, पिछले वाले में जो वैल्यू आपको दे रखी थी, जो भी वैल्यू हमें दे रखी थी वो इन टर्म ऑफ z दे रखी थी। अब क्या दे रखा है आपको, वैल्यू इन टर्म ऑफ x दे रखी है। तो ये जो x में जो वैल्यू है, जो रैंडम वेरिएबल यहाँ x है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा z में। अब z में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फार्मूला था। तो जो भी यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है उसको आप वहां पर पुट करेंगे, और आपको मीन दे रखा है, मीन मतलब म्यू दे रखा है आपको 12, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 3। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर x की वैल्यू लेस देन 15 है, x की वैल्यू लेस देन 15 है, लेकिन हम यहाँ पर 15 पुट करके z की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो भी वैल्यू आएगी z की वैल्यू उससे कम ही आएगी, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह 15 पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर z कितना आ गया हमारे पास, x की जगह पुट करना है आपको 15, म्यू आ गया आपका 12 माइनस 3, तो ये आ गया 3/3 यानी 1। तो इसको हम इन टर्म ऑफ z कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे p z लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों आएगा, क्योंकि x भी लेस देन 15 था।
तो 15 को पुट करने से z की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए लिखेंगे हम लेस देन 1। अब z लेस देन 1 का मतलब है हम इसको लिख देंगे f1। अब जो f1 है उसकी वैल्यू क्या है, अब f1 की वैल्यू यानी आप 1.0 पे जाके वैल्यू देखेंगे तो आएगी आपके पास 0.8413, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हर क्वेश्चन में आपको बस वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है उसके अंदर अगर ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, वैल्यू आपकी उसी तरीके से निकलेगी। मतलब ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू हो या फिर इक्वल्स टू ना हो, वैल्यू आपकी उसी तरीके से निकलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर आप वैल्यू निकालोगे z की तो यह आ जाएगा 18 - 12/3, यह आ गया 6/3 मतलब 2 आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पर z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो, दोनों को एक ही तरीके से आपको निकालना है। अब ग्रेटर देन वाले में क्या बताया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, 1 में से आप f2 को माइनस करो। तो 1 में से f2 को माइनस करेंगे, f2 की वैल्यू हमारे पास है 0.9772। सारी वैल्यूज हम टेबल से देख रहे हैं, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं है। या तो आपको वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी या टेबल मिलेगी। 10 - 2 8, 9 - 7 2 और 0.0, तो आंसर आया 0.0228। थर्ड क्वेश्चन लेस देन 9, इसकी तरह करो, ग्रेटर देन 6 इसी तरह करो। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में z की हमारे पास दो वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि x की जो रेंज आपको दे रखी है 12 से लेकर 21। तो x अगर 12 है तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 12 तो z कितना हो जाएगा 12 - 12/3। तो निकालने की जरूरत है नहीं, 0 के 0 ही आएगा। अगर 21 हुआ तो अगर x 21 है तो z कितना आ जाएगा 21 - 12/3, 9/3 यानी 3 आ गया। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनी किसकी बनी, 0 से लेकर 3 तक की प्रोबेबिलिटी बनी। अब ये जो रेंज है इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम f(3) - f(0)। तो f(3) - f(0) का मतलब हो गया कि जो f3 है उसकी वैल्यू टेबल से आप निकाल लो और उसकी वैल्यू मिलेगी 0.9986। 0.9986 में से 0 की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, 0.5 होती है। अगर f0 की वैल्यू कहीं पूछ लिया आपको, कोई टेबल में नहीं दी सर, तो वही गड़बड़ मत कर देना, f0 की वैल्यू 0.5 ही होती है, ठीक है, वो पुट कर देना। कहीं उसके लिए भी कहोगे टेबल तो है ही नहीं, क्या करें। इसमें से इसको माइनस करो तो आ जाएगा 0.4986। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। अब वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, कई बार आपकी शिकायत रहती है सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देते, भाई पूरा टाइम दे रहा हूँ, आराम से लो, एचडी क्वालिटी में लो बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको उल्टा करना है। अब यहाँ उल्टा करना मतलब आपको उल्टे खड़े नहीं होना है, ठीक है। उल्टा करने का मतलब है कि यहाँ आपको एरिया दे रखा है, आपको z बताना है, ठीक है। द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z के जो लेफ्ट का एरिया है वो आपको दे रखा है 0.9750। तो आपको क्या करना है, सीधा जो fz की वैल्यू आपको दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि जो fz है ये 0.9750 है। अब टेबल में जाओ और 0.9750 कहाँ पर आ रहा है ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। 0.9750 कहाँ पर आ रहा है, ये मिलेगा आपको 1.96 पर। तो इसका मतलब जो z की वैल्यू आ जाएगी 1.96। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एरिया बिटवीन 0 एंड z, 0 और z के बीच का एरिया दे रखा है 0.4750। तो उनके बीच का एरिया कैसे निकालते हैं, जो बाद वाली लिमिट है उसमें से पहले वाली माइनस करते हैं। तो 0 और z है, तो इसका मतलब ये आपको दे रखा है इसने fz माइनस f0, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.750। अब आपको पता है जो f0 है उसकी वैल्यू तो 0.5 होती है, तो यहां पर आप 0.5 पुट कर दो। इसको उधर लेके जाएंगे तो fz की वैल्यू आ जाएगी 0.9750। ये तो वही आ गया, ये तो यही आ गया 0.9750, यानी z यहाँ पर भी आ गया 1.96। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में हमारा सेम आंसर आ रहा है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड में कहता है कि एरिया टू द राइट ऑफ z, जो z की वैल्यू हमारे पास कर्व में है उसके राइट वाला एरिया दे रखा है। अब राइट वाला एरिया हम कैसे निकालते थे
कि 1 में से एफ जेड है उसको माइनस करते थे, उससे हमारे पास राइट वाला एरिया आता था। और राइट वाला एरिया है कितना, 0.1314। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो एफ जेड की वैल्यू क्या बनेगी, 10 - 4 6, 9 - 1 8, 9 - 3 6, 9 - 1 8। तो वैल्यू बनी 0.8686। अब ये 0.8686 टेबल में जाओगे तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 1.12 पर। तो z की वैल्यू आ गई 1.12। ये भी एरिया टू द राइट निकालना है, सेम इसी तरीके से करना। एरिया बिटवीन -z एंड z, तो -z और z के बीच का एरिया निकालेंगे, यानी फिफ्थ पार्ट कर दें। तो एफ जेड में से माइनस कर दो एफ ऑफ -z। जब रेंज दी होती है तो उसका बीच का एरिया ऐसे निकाल रहे हैं। अब जो -z होता है उसको हम लिख सकते हैं -1 माइनस, ये माइनस तो ये आ गया, इसकी जगह लिखेंगे -1 ऑफ एफ जेड। तो ये आ गया एफ जेड, ये हो गया एफ जेड, ये प्लस में हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ एफ जेड -1। और इसका एरिया कितना था, 0.9030। अब ये जो 0.930 में 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 1.9030। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.9515। अब 0.9515 अगर आप देखोगे टेबल में तो ये मिलेगा आपको 1.66 पर। तो z की वैल्यू आ जाएगी 1.66। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हम करेंगे तो बाद के जो क्वेश्चंस है लगभग सेम ही तरीके से आपको करने हैं। कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको इसने बताया कि फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ लैपटॉप द चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरीज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 50 आवर्स। मीन आपको दे रखा है 50 आवर्स, यानी म्यू की वैल्यू दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 15 आवर्स। उत्कर्ष हैज वन ऑफ दीज लैपटॉप्स। अब उत्कर्ष के पास उन लैपटॉप में से कोई एक लैपटॉप है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी विल बी बिटवीन 50 एंड 70। तो जो बैटरी का चार्जिंग टाइम है वो 50 से 70 के बीच में रहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताने का मतलब है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 50 एंड 70। तो ये आपको निकालना है। अब ये हम निकालते तो आ रहे हैं, पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर x की टर्म्स में आपको ये दे रखा है तो पहले आपको इसको z में कन्वर्ट करना है। अब z में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू अगर 50 है तो z आप निकालोगे x माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू है 50 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये तो भाई 0 आ गया। अगर x की वैल्यू 70 है तो z की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 50 अपॉन 15, तो ये कितना आ गया 20 अपॉन 15, 5 से काट दो तो आ जाएगा 1.33। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकाल लो। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें z में तो ये बनेगा 0 से 1.33 तक। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे f 1.33 माइनस एफ ऑफ 0। अब f 1.33 टेबल में जाओ, वैल्यू मिल गई 0.9082 और उसमें से f0 होता है 0.5, माइनस करो, आंसर बना 0.4082। ये आपका हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 5th की बात करें, 5th की अगर बात करें, क्वेश्चन इसमें है हमारे पास 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। तो जी 5th आया हमारे पास, 5th में भी कहता है द लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस बाय ए मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 12 मंथ्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ्स। मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम प्रोड्यूस बाय दिस मशीन, तो उस मशीन के द्वारा जो आइटम प्रोड्यूस होगा वो कब तक चलेगा, लेस देन 7 मंथ, बिटवीन 7 एंड 12 मंथ्स, मोर देन 14 मंथ्स। तो आपके पास 3 कंडीशन है यहाँ पर। मीन आपको ये दे रखा है इसने 12, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2।
अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे लेस देन 7। तो इसके हिसाब से अगर हम z फाइंड करें तो 7 माइनस 12 अपॉन में 2, यह आ जाएगा -5/2 यानी -2.5। तो आपको फाइंड करना है z लेस देन -2.5। अब लेस देन का मतलब है आप लिखेंगे f -2.5, और f अगर नेगेटिव होता है तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एफ ऑफ 2.5। अब देखिए जो 2.5 की वैल्यू 0.9938 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 0.0062। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं जी। सेकंड पार्ट में कहता है कि बिटवीन 7 एंड 12। बिटवीन 7 एंड 12 का मतलब x की जो वैल्यू है आपको 7 से 12 तक के बीच में दे रखी है। तो यहां पर x की वैल्यू 7 पर तो हमने निकाला हुआ है, -2.5 आएगा। 12 पर निकाल लेते हैं, तो 12 पर कितना आएगा हमारे पास, अगर देखो ये यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 12 माइनस 12/2 मतलब 0 आएगा। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया कि जो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है -2.5 से लेकर 0 तक की बतानी है। तो यानी इसको हम लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -2.5। f ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है 0.5 होती है, और f ऑफ -2.5 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं 0.0062। सीधा आप इसको पुट कर दो, माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 और 4 माइनस 0, आंसर आया 0.4938। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है मोर देन 14 मंथ्स। तो मोर देन 14 मंथ्स का मतलब आ गया Px ग्रेटर देन 14। अब ग्रेटर देन 14 है तो 14 के हिसाब से पहले z निकाल लो। तो यहां पर पुट करेंगे 14 माइनस 12, तो 14 माइनस 12 2 1 आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन है तो लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ 1। अब f ऑफ 1 की वैल्यू यानी f ऑफ 1.0 की वैल्यू है 0.8413। 10 माइनस 3, 9 माइनस 1, 9 माइनस 4, 9 माइनस 8, आंसर आ गया 0.1587। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 10th, सारे बिल्कुल एक ही तरीके के क्वेश्चन है, एक ही तरीके से करना है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर फिर भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये सारे तो एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम वैसे आएगी नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। टेबल आपको देखनी है और हर एक में यही दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में लेस देन है, जो 6 क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर देन दे दिया है, सेकंड पार्ट में मोर देन दे दिया है, ये फिर लास्ट में दे दिया। भाई इतना ही फ़र्क है, बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसे ही आपको करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर सीधा चलते हैं 9th पर। क्वेश्चन नंबर 9th में कहता है द टेस्ट स्कोर ऑफ ए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 मार्क्स, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 मार्क्स। ए स्टूडेंट गेट एडमिशन इफ ही स्कोर्ड मार्क्स बेटर देन एटलीस्ट 70% स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तभी मिलता है जब उसके मार्क्स कम से कम 70% स्टूडेंट से बेटर हैं, ठीक है। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड नोन टू हैव ए स्कोर ऑफ 585। एक स्टूडेंट चूज किया गया, अब उस स्टूडेंट के मार्क्स आए 585। तो आपको ये पता लगाना है कि फाइंड वेदर द स्टूडेंट विल गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और नॉट। तो उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसने कंडीशन ये दी थी कि कम से कम 70% स्टूडेंट से उसके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। तो हम ये पता करते हैं कि जो उसके मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से उससे नीचे जो मार्क्स लाने वाले हैं या उससे कम जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। अगर उनकी परसेंट 70 से कम हुई या 70 भी हुई तो एटलीस्ट 70 बोला है ना, बेटर देन एटलीस्ट 70। हाँ, तो उसकी अगर परसेंटेज 70 तक हुई तो इसका मतलब एडमिशन उसको मिल जाएगा, क्योंकि हम उससे कम मार्क्स वाले ले रहे हैं कि उससे कम मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। मीन आपको दे दिया यहाँ पर 500, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया आपको 100 और x आपको दिया हुआ है 585। पहले आप इसको z में कन्वर्ट कर लो। 585 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100,
तो ये आ जाएगा जी 0.85। यानी हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी x लेस देन 585, यानी इससे जो कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसको अगर जब हम z में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा z लेस देन 0.85, यानी f ऑफ 0.85 आपको निकालना है, और f ऑफ 0.85 की जो वैल्यू है वो होती है 0.8023, 0.8023। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 80.23%, यानी इससे जो कम मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 80.23% हैं, इससे कम लाने वाले हैं, यानी इसकी जो परसेंटेज है वो इससे ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा उसने क्या बोला था कि भाई मार्क्स जो है कम से कम 70% स्टूडेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 70% तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो तो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा मतलब 81 या कुछ जितना भी आगे होगा, ठीक है, 81 कुछ उससे आगे है, तो इसका मतलब है कि उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, देयरफॉर ही गॉट द एडमिशन। उसके बाद देखते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था उसी की तरह क्वेश्चन है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11th पर। 11th, ये तो 10th है। 11th क्वेश्चन में इसमें बताया गया आपको कि द मंथली सैलरी ऑफ ए वर्कर इन ए सर्टेन फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 5000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 500। मीन आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीन 5000 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 500 है। इफ देर आर 14 वर्कर्स गेटिंग मोर देन ₹6500 पर मंथ सैलरी, अगर उसमें से 14 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 6500 से ज़्यादा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। तो आपको ये बताना है कि फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं। अब इसने हमें ये नंबर ऑफ जो वर्कर है उसका दिया जिनकी सैलरी 6500 से ज़्यादा है, उनका नंबर उसने दे दिया हमें 14 वर्कर है। तो इसका मतलब हम पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय कितने हैं जिनकी सैलरी 6500 से ज़्यादा है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ वर्कर इसने दिया हुआ है हमें। तो हम x की वैल्यू अगर लेते हैं 6500, तो उसके हिसाब से पहले इसको z में कन्वर्ट करो, 6500 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ जाएगा जी 1500 डिवाइडेड बाय 500, मतलब आ गया 3। तो आपको वैल्यू निकालनी है z की ग्रेटर देन 3, ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था x ग्रेटर देन 6500, तो ये चेंज हो गया, इसमें बन गया। अब ग्रेटर देन की वैल्यू निकालने के लिए 1 में से माइनस करते हैं, तो 1 माइनस एफ ऑफ 3, तो 1 माइनस एफ ऑफ 3 आया आपके पास 0.9986, इसको माइनस करा, 9 में से 8 गए 1, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.0014। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आई है कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 6500 से ज़्यादा है। अब हम मान लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कितने, वही वो पूछ रहा है कि लेट टोटल एम्प्लॉय, ये मान लिया हमने x, तो x को अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, जो प्रोबेबिलिटी किसकी निकली है, प्रोबेबिलिटी निकली है उनकी जिनकी सैलरी 6500 से ज़्यादा है, तो x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास कितना बनेगा, वो बनेगा 14 वर्कर, क्योंकि 14 वर्कर ऐसे थे जिनकी सैलरी इससे ज़्यादा थी। तो यहाँ से डेसिमल आप हटा दो, 14 से 14 कैंसिल, इसको आप इधर ले जाओ, x आ जाएगा 10,000। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर वहाँ पर जो काम करते हैं वो है 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में 12th में कहता है कि इफ x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5, फाइंड x सच दैट px ग्रेटर देन x इज इक्वल्स टू 0.0038।
अब यहाँ पर ये जो x आ रहा है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए पहले इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको सर z में कैसे कन्वर्ट करें, x की तो वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं भैया, नहीं है तो ऐसे ही लेके चलते हैं। तो z का जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से हम करेंगे x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो x की वैल्यू ये थी, इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ z, यहाँ ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का साइन लगाओ, x माइनस 10 अपॉन 1.5, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब जो ग्रेटर देन होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ, जो भी यहां पर आएगा वो लिख देंगे। ये माइनस में टर्म है, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लाके माइनस करो, तो इसका मतलब f ऑफ x माइनस 10 की जो वैल्यू है ये बनेगी 10 माइनस 1 में से माइनस करेंगे, 10 माइनस 8, 9 माइनस 3, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9962। अब टेबल में जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि f 0.99, f की जो वैल्यू है 0.9962 ये कहाँ पर होती है, ये वैल्यू होती है 2.67 पर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2.67, क्योंकि इस पर वैल्यू इसके बराबर होती है। अब यहाँ से दोनों का आप कंपेयर करोगे तो x माइनस 10 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 2.67। अब 1.5 को इधर 2.67 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बनता है 4.005, 4.005। अब माइनस 10 को वहाँ प्लस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 14.005। अब ये अप्रोक्सीमेटली क्लोज है 14 के, तो x की वैल्यू आप ले सकते हो खाली 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि कंपनी कंडक्टेड एन आईक्यू टेस्ट फॉर ए रैंडमली सिलेक्टेड 50 एम्प्लॉय। एक कंपनी है, उसने 50 एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया रैंडमली और उनका एक आईक्यू टेस्ट किया, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट किया। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जितना अच्छा होता है उतना माना जाता है कि बंदा जीनियस है, ठीक है। ए वॉलंटियर ए स्कोर्ड 74 आउट ऑफ द पॉसिबल 120 पॉइंट्स। जो पॉसिबल पॉइंट्स थे हमारे पास 120 थे, यानी टोटल मार्क्स 120 थे, तो उसमें से 74 पॉइंट उसको मिल रहे। इफ द एवरेज आईक्यू टेस्ट स्कोर वाज रिकॉर्डेड एज 62, जो एवरेज टेस्ट है, जो एवरेज रिकॉर्ड है इसका आईक्यू का, वो 62 है, तो उसकी जो वैल्यू है वो तो अबव एवरेज आ रही है। अबव एवरेज आ रही है तो भाई जीनियस है ये बंदा। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 11, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 11 है। तो दो चीज़ आपके पास यहाँ से क्लियर आ गई कि इसका जो मीन है वो 62 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है, और उसको जो मार्क्स मिले हैं वो हो गया x। अब आपको बताना है कि हाउ वेल डिड द वॉलंटियर ए परफॉर्म इन द टेस्ट एज कंपेयर टू अदर वॉलंटियर। जो बाकी के वॉलंटियर्स थे उनके मुकाबले ए की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू लेस देन 74 निकाल लेते हैं, मतलब उससे जो कम परफॉर्म करने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 74 ये हम फाइंड करते हैं। अब x की वैल्यू अगर 74 है तो z की वैल्यू क्या है, तो 74 माइनस 62 अपॉन में 11, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 6 1, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.09। तो यानी आपको वैल्यू फाइंड करनी है z लेस देन 1.09 की, यानी 1 माइनस एफ ऑफ 1.09। तो अब 1.09 की जो वैल्यू है वो है 0.8621, लेस देन है, सॉरी लेस देन है, तो इसको हम f में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा f 1.09, क्योंकि लेस देन का साइन है। अब 1.09 की जो वैल्यू है वो है 0.8621। तो ये जो प्रोबेबिलिटी किसकी निकली है, जिन्होंने इससे कम परफॉर्मेंस दी। यानी अगर हम यहाँ पर ये निकालें कि आपके पास टोटल एम्प्लॉय कितने थे, इसने नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछा ना कि हाउ वेल डिड द वॉलंटियर ए परफॉर्म इन द टेस्ट एज कंपेयर टू अदर वॉलंटियर। तो टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर कितने थे आपके पास, 50 थे। तो नंबर ऑफ वॉलंटियर हु परफॉर्म अंडर देन 74, ठीक है, या बिलो ए कह सकते हो आप। तो नंबर ऑफ वॉलंटियर whose performance
इज बिलो ए। ठीक है, इंग्लिश ऐसी है भाई, थोड़ा अपने आप ढंग से लिख लेना स्टेटमेंट में। तो अब यहाँ पर क्या है 0.862 ये प्रोबेबिलिटी निकली है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास 50 है। 50 से आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ गया, 5 आ गया, 5 दूनी 10, 5 से 30 और 1 31, 5 अठे 40 और 3 40 और 3 43, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो 43.1050 का मतलब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 43 एम्प्लॉयज़ से उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, यानी उससे जो नीचे हैं वो 43 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। केवल 6 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि उससे बराबर हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ऑन एन एवरेज सीलिंग फैन मैन्युफैक्चर्ड बाय जगदीप कॉरपोरेशन लास्ट 300 डेज विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 डेज। ये कह रहा है कि ऑन एन एवरेज जो सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरर है जगदीप कॉरपोरेशन, उसका जो फ़ैन है 300 दिन में से एवरेज 300 दिन तक चलता है विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 डेज। तो म्यू आ गया आपके पास 300 और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 50। Assuming that the ceiling fan life is normally distributed, what is the probability that a ceiling fan will last at most 365 days? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 365 डेज तक कब चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। तो लेस देन इक्वल्स टू 365। तो अगर x की वैल्यू 365 है तो z की वैल्यू क्या बनेगी, 365 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 50। तो यह आ जाएगा 65 अपॉन 50, 5 से इसे काट देते हैं तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1.3। अब 1.3 का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें z लेस देन 1.3 और f 1.3 की जो वैल्यू होती है, f 1.3 की वैल्यू है 0.9032। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है ये फिनिश हो गई है और आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज की किस तरह से आपको क्वेश्चंस के करने हैं। और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।